बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने राजा एवं राजमुकुट के बारे में पढ़ा था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, इसका क्या महत्व है। राजमुकुट की वे शक्तियाँ जिनका औपचारिक उपयोग राजा करता है, वास्तव में मंत्रिमंडल द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। मंत्रिमंडल के माध्यम से राजनीतिक प्रभु व कानूनी प्रभु के बीच सामंजस्य हो जाता है। इंग्लैंड में राजनीतिक प्रभुता वहाँ की जनता में निहित होती है। उसकी मूर्त अभिव्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोक सदन द्वारा होती है। अतः मंत्रिमंडल तीनों को जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करता है। तो अब हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल का उद्भव या मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है, तो इसलिए मंत्रिमंडल जैसी संस्था का भी विकास हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं तो मंत्रिमंडल का उद्भव या उसका विकास जो है वो प्रीवी काउंसिल से हुआ है। प्रीवी काउंसिल का जैसे जैसे आकार बढ़ा, संख्या ज़्यादा होने लगी, तो इसमें वहाँ पर समय के अनुसार उसमें एक अंतरंग समिति का निर्माण किया गया। अंतरंग समिति को नाम दिया गया क्यूरिया रेजिस, जिसको समय के बाद उसको नाम दिया गया काबाल। कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति काबाल शब्द से हुई है। काबाल में 5 विश्वास पात्र थे, जिनके कारण उसको बाद में कैबिनेट का नाम दे दिया गया। काबाल यानी CABAL। तो C का अर्थ है क्लिफोर्ड, यानी उसका जो इसमें व्यक्ति था क्लिफोर्ड, और A आशय, B बकिंघम, A अर्लिंगटन और L लैंडरडेट। तो इस प्रकार ये 5 विश्वास पात्र थे जिनके द्वारा ये कैबिनेट शब्द का उत्पत्ति हुई। कैबिनेट जो है वो राज्य के प्रति उत्तरदायी होती थी। और अब बात आती है कि मंत्रिमंडल में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो यहाँ पर हैनोवर काल से ही इसकी उत्पत्ति हुई कि परंपरा बन गई कि यहाँ पर जो कोष का प्रथम लॉर्ड होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा और वही प्रधानमंत्री के नाम से। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने वो थे वालपोल, जिसने अपना कार्यालय डाउन स्ट्रीट मकान नंबर 10 में स्थापित किया। तो इसीलिए जैसे ही प्रधानमंत्री की बात आती है तो उसका निवास स्थान क्या है, डाउन स्ट्रीट 10। अब यहाँ पर हम मंत्रिमंडल की ये तो उत्पत्ति देखी। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडल की विशेषताएं। तो सबसे पहले जो मंत्रिमंडल की विशेषताओं के अंतर्गत पहला है का मंत्रिमंडल से राजा की पृथकता। रानी विक्टोरिया का हस्तक्षेप निर्वाचन में प्रधानमंत्री से परराष्ट्र संबंधों की वृद्धियाँ हुई। तो इस प्रकार हम यदि देखते हैं तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा नहीं करता, क्योंकि हैनोवर काल से ही ये प्रारंभ हो गया कि राजा जो है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। दूसरी विशेषता है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध की घनिष्ठता, क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो कार्यपालिका जो है यानी मंत्रिमंडल जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा है मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल के पूर्ण कार्यकाल में एक बार जिसमें स्थायित्व बना रहे, इसमें लोक सदन का भी स्थायित्व बना रहे, इसके लिए मंत्रिमंडल जो है उसका मंत्रिमंडल को ये अधिकार होता है कि वह लोक सदन का विघटन भी कर सकता है। नेक्स्ट विशेषता है इसमें त्रिमुखी उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल का 3 के प्रति उत्तरदायी होता है। वो होता है राज्य के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि संसद में जो भी निर्णय लिया गया है मंत्रिमंडल ही राजा तक उसकी सूचना पहुँचाता है, और राजा ने क्या डिसीजन लिया उसको सदन तक पहुँचाने का कार्य भी मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। दूसरा उत्तरदायित्व होता है इनका संसद के प्रति, और तीसरा होता है परस्पर एक दूसरे के प्रति, यानी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं वो सब एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसमें स्तरीय मंत्री जो हैं उसके एकांग होते हैं और व्यक्ति रूप में उसका कोई महत्व
नहीं होता है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल का उत्थान और पतन मंत्री के साथ, मंत्री का जो उत्थान और पतन है वो सब मंत्रिमंडल के साथ होता है। इसी प्रकार उनको विवाद की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, लेकिन जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है और वो एक दूसरे का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब अंदर ही होता है, उसके बाहर नहीं होता। यदि फिर भी कोई ऐसा मत होता है तो वह या तो पहले से ही त्यागपत्र दे देता है, और अगर नहीं देता तब भी तो पूरा मंत्रिमंडल ही त्यागपत्र दे देता है। फिर है एकता व एकरूपता। मंत्रिमंडल ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसकी एक सी राजनीतिक विचारधारा और एक सा राजनीतिक कार्यक्रम होता है। वे लोग प्रायः एक राजनीतिक दल के होते हैं। एक उद्देश्य, एक विचार, एक कार्यक्रम वाले व्यक्तियों की समिति होने के कारण सामूहिक दायित्व का निर्वाह संभव हो जाता है। फिर है गोपनीयता। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य वार्ता के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से केवल उन्हीं बातों को कहते हैं जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी विवाद होते हैं, इंग्लैंड में उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है और वे अपना विरोध भी करते हैं, लेकिन वो केवल मंत्रिमंडल की बैठक तक ही सीमित होता है। बाहर जाकर इसका कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होता है। नेक्स्ट विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सभी मंत्री समान पदी होते हैं, लेकिन उनके अधिकार भी समान है। फिर भी प्रधानमंत्री का एक विशेष स्थान होता है और वो उसका प्रमुख होता है। अन्य मंत्री उसकी बात का सम्मान करते हैं और इस प्रकार यहाँ पर विषमता होते, अगर किसी प्रकार की विषमता भी होती है तो वो प्रधानमंत्री उसको दूर करता है। फिर आता है मंत्रिमंडल के कार्य। व्यवस्थापन संबंधी हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है व्यवस्थापन संबंधी यानी जो संसद की बैठक से संबंधित होता है, संसद की कार्यवाही से संबंधित होता है। तो इसके अंतर्गत पहला होता है संसद के सत्रों की व्यवस्था करना, कि कब संसद की बैठक होगी, कितने समय में होगी, क्या निर्णय लिए जाएंगे, किन किन विषयों पर इसका होगा राजा, क्योंकि संसद का जो उद्घाटन है वो, अधिवेशन का उद्घाटन जो है वो राजा करता है। तो इस प्रकार संसद कब बुलानी है इसका भी निर्णय खुद मंत्रिमंडल करता है। दूसरा है संसद के कार्यक्रमों का निर्धारण, कि उसमें कौन कौन से विधेयक संसद में प्रस्तुत होंगे, कितना समय सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए कितना दिया जाएगा, कितना समय निजी विधेयकों पर दिया जाएगा, और तो इस प्रकार पूरा विपक्ष भी कितना इस पर, विपक्षी दल जो हैं वो कोई निर्णय लेते हैं या उनसे कोई विचार विमर्श किए जाते हैं, ये सब सारा निर्धारण जो है मंत्रिमंडल करता है। फिर है विधेयकों के प्रारूपों का निर्माण, प्रारूप तैयार करता है विधेयकों का, और इस प्रकार ये पूरा कार्य जो है वो मंत्रिमंडल करता है, उनको प्रस्तुत करता है, विधेयकों को प्रस्तुत करता है, विधेयकों को पारित करवाता है। तो ये तो है व्यवस्थापन संबंधी। फिर है कार्यपालन संबंधी कार्य। कार्यपालन संबंधी कार्य में क्या है, शासन की नीति। पहला है शासन की नीति का निर्धारण और उसका क्रियान्वयन, क्योंकि वह अपनी राष्ट्रीय नीति निर्धारित करते हैं और जितने भी आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में कितनी नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और दूसरा इसके अंतर्गत कार्य होता है शासन के विभागों के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और पूरे प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण। तो जितने भी विभाग हैं उनके उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना और उन पर नियंत्रण करना, उनकी देखरेख करना उनके कार्यों को, और उनमें उनका संचालन किस प्रकार हो, उनमें सामंजस्य बना रहे, इस प्रकार का निर्धारण किया जाता है। फिर इसके अंतर्गत है तीसरा, संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। संसद में प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रिमंडल एवं शासन के विविध विभागों के कार्यों की आलोचना की जाती है, उसका उत्तर मंत्रिमंडल को देना पड़ता है। फिर है अधिकृत व्यवस्थापन। अधिकृत व्यवस्थापन ये अंदर निर्धारित नीति को क्रियान्वित करने के लिए नियमों का निर्माण किया जाता है, और ये क्या है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो यानी संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए कुछ नियमों का निर्माण करना होता है, जो मंत्रिमंडल करती है। तीसरा कार्य है वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी के कार्य के अंतर्गत है पहला है बजट का निर्माण और प्रस्तुतिकरण, यानी प्रत्येक विभाग अपने अपने बजट निर्धारित करते हैं साल भर का, और मंत्री अपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को बनाती है और कर प्रस्ताव भी रखती है। तो इस प्रकार पूरे बजट पर मंत्रिमंडल का विचार किया जाता है, वो विचार। फिर दूसरा होता है कि संसद द्वारा पूरे बजट को पारित करवाना, कि बजट जो है उसके द्वारा निर्धारित करना कि कौन कौन से कार्य हैं, क्या और बजट में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, पर कर प्रस्ताव क्या है, कटौती कितने हैं, तो ये सारी अनुदानें कितनी हैं, तो ये सारी जो डिसीजन है वो सब मंत्रिमंडल लेते हैं और संसद में इसका विचार विमर्श होता है, संसद द्वारा इसे पारित कराना आवश्यक होता है।
चौथा कार्य है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और गृह मंत्री की सलाह पर सम्राट जो है अपराधियों को समाधान करवाता है। फिर है विदेश नीति कार्य। राजदूतों की नियुक्ति करना, हाई कमिश्नर, उच्च अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना। दूसरा है कि विश्व के जितने विदेश नीति का निर्धारण करना होता है, दूसरे देशों के साथ संधि एवं समझौते करना, युद्ध करना और राष्ट्रमंडल के सदस्यों के प्रति नीति का निर्धारण करना, ये सब विदेश नीति के अंतर्गत आता है। फिर रहते हैं अन्य कार्य। अन्य कार्य है मंत्रिमंडल के परामर्श पर सम्राट उपाधि प्रदान करता है। और फिर है मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही सम्राट लॉर्ड सभा के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, जिसमें कि कानूनी लॉर्ड्स हैं, धार्मिक लॉर्ड्स हैं और पीयर्स हैं, आजीवन पीयर्स हैं। इन सब की नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल करता है और मंत्रिमंडल परामर्श देता है और राज्य के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये तो हमने देखे मंत्रिमंडल का निर्माण और मंत्रिमंडल के कार्य। इसके बाद हम देखेंगे मंत्रिमंडल के शक्तिशाली होने के कारण।